हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में लगातार बने रहें, उनको लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगते हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ मूलभूत बेसिक एक्सप्रेशंस जो हैं, बेसिक टर्म्स जो हैं, उनको यहाँ पर पहले जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम कहें कि चर संख्याएं या अचर संख्याएं क्या होती हैं। तो चर संख्याएं ऐसी संख्याएं जो प्रत्येक क्वेश्चन में उनका मान बदलता रहे, ऐसी संख्याओं को हम चर संख्याएं कहते हैं, जिनका मान कभी भी निश्चित ना रहता हो। किसी प्रश्न में इनका मान कुछ हो सकता है और किसी दूसरे प्रश्न में इनका मान कुछ और हमें मिल सकता है। तो ये सभी संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके मान अनिश्चित हो और बदलते रहे, चर संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला की जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनसे इनको एक्सप्रेस करते हैं। ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड जो हमें सूट करता हो वो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट ले सकते हैं चर संख्याओं को डिनोट करने के लिए। उदाहरण यदि हम यहाँ पर डेली लाइफ में दें चर संख्याओं से संबंधित, तो अगर मैं कहूँ कि आपके बैग में जो गणित की किताब है, मैथ्स की जो बुक है, वो सभी बच्चों के पास बिल्कुल सेम बुक है और जो आपकी कॉपी है, जो रजिस्टर है आपका, नोटबुक है आपकी, वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग है। किसी की नोटबुक लंबी है तो किसी की छोटी है, किसी की मोटी है तो किसी की पतली है। तो नोटबुक यहाँ पर क्या होगा, चर संख्याएं डिनोट करेगी और जो आपकी मैथ्स बुक है वो यहाँ पर जो है अचर संख्याएं यानी कि कांस्टेंट नंबर्स को डिनोट करेगी। तो ये हुई हमारी चर संख्याएं। और अचर संख्याएं भी लिख देते हैं। अचर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके मान निश्चित हो। अचर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी गिनती 1 2 3, माइनस में भी गिनती हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकते हैं। सभी संख्याएं हमारी जो हैं अचर संख्याएं होती हैं। तो ये हुआ चर संख्याएं और अचर संख्याएं। अब बात आती है व्यंजक एक्सप्रेशन। वो क्या है? तो जब हम चर संख्याओं को और अचर संख्याओं को गणित की जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनके द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ में संयोजित करके रखते हैं, लिखते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर व्यंजक प्राप्त होते हैं। जब चर संख्याएं और अचर संख्याएं गणितीय
संक्रियाओं द्वारा संयोजित करके लिखी जाती हैं तो हमें व्यंजक प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक चर संख्या है x, एक है y, एक चर संख्या है अचर संख्या है 4, एक अचर संख्या है 5। इन चार संख्याओं से मुझे एक व्यंजक बनाना है तो मैं यहाँ पर व्यंजक बना सकता हूँ 4x प्लस 5y। तो यहाँ पर हमने देखा 4 की और x की आपस में मल्टीप्लाई है, उसी तरीके से 5 की और y की आपस में मल्टीप्लाई है। साथ में ये जो मल्टीपल हमें यहाँ पर मिला इन दोनों को हमने प्लस के द्वारा ऐड कर दिया तो 4x प्लस 5y ये एक हमें यहाँ पर व्यंजक मिला जिसके अंदर दो चर संख्याएं हैं x और y। ये हमें यहाँ पर एक व्यंजक मिल जाता है। इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 2x माइनस 8, 4x प्लस 16, 4x बाई 3 माइनस के 18, कुछ भी हम यहाँ पर ये व्यंजक बना सकते हैं। अब इसके बाद में जो बात है कि पद क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणांक। तो सबसे पहले बात पद यानी कि टर्म्स। किसी व्यंजक में कितनी संख्याएं प्लस या आप माइनस के द्वारा आपस में संयोजित हैं। प्लस या माइनस के द्वारा, मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं, केवल प्लस या माइनस के द्वारा जो आपस में संयोजित हैं वो सभी पद कहलाते हैं, व्यंजक के टर्म्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 4x एक पद है और 16 दूसरा पद है। यहाँ पर 4x/3 एक पद है और 18 दूसरा पद है। उसी तरीके से यहाँ पर 4x एक पद है और 5y दूसरा पद है। तो पद हुए किसी व्यंजक में जो संख्याएं, चाहे वो चर हों या अचर हों, जो संख्याएं प्लस या माइनस गणितीय संक्रिया द्वारा संयोजित हों, व्यंजक के पद कहलाते हैं। उनको हम व्यंजक के पद कहेंगे। फिर इसके बाद में गुणनखंड। कोई भी जो गुणनखंड होगा वो कम से कम दो संख्याओं के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होगा, प्लस के द्वारा गुणा के द्वारा या भाग के द्वारा। प्रत्येक पद दो या अधिक संख्याओं चर या अचर, कुछ भी हो सकती हैं, दोनों ही संख्याएं हमारी चर भी हो सकती हैं उसमें और अचर भी हो सकती हैं। प्रत्येक पद दो या अधिक संख्याओं चर या अचर के का गुणा या भाग गणितीय संक्रिया। यहाँ पर यही गुणनखंड के लिए गुणा होगा या भाग होगा, यही दो संक्रियाएं यहाँ पर प्रयोग में लाई जाएंगी। संक्रिया द्वारा संयोजित होते हैं।
तो वो जो संख्याएं हैं हमारी जो आपस में गुणा या भाग द्वारा संयोजित हैं वो हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 4x प्लस 16, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो 4x के गुणनखंड क्या क्या हैं? तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा x, ये हो गए 4x के गुणनखंड। उसी तरीके से 16 के जो गुणनखंड होंगे वो एक तो सभी का ही गुणनखंड होता है, एक चर संख्या हो चाहे चर संख्या हो, सभी में गुणा होता ही होता है। तो उसी तरीके से 16 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये सभी इन पदों के गुणनखंड हैं। तो मीन्स पद जो प्लस या माइनस के द्वारा आपस में संख्याएं आपस में संयोजित हैं वो पद कहलाते हैं, और गुणनखंड जो हमारे पद हैं वो गुणा या भाग के द्वारा जब आपस में संयोजित किए जाते हैं वो सभी संख्याएं उस पद की गुणनखंड कहलाती हैं। अब इसके बाद में गुणांक। गुणांक क्या होता है? किसी पद में कोई चर संख्या जिस अचर संख्या से गुणा हो या भाग दी गई हो, वह संख्या उस पद में उस चर संख्या का गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि एक में यहाँ पर कोई व्यंजक लिखता हूँ, मान लिया 9x माइनस 4y प्लस 16, तो यहाँ पर 3 पद हैं, 1 2 3 पद। कौन कौन से? 9x 4y माइनस के और प्लस के 16। फिर गुणनखंड की अगर हम बात करें, मैं सभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9x के गुणनखंड 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x, उसी तरीके से -4y के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा y -7 में रहेगा, और 16 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए। अब गुणांक की जो हमने बात की अभी, गुणांक क्या है? तो यहाँ पर x का गुणांक पहले पद में, चूंकि x है तो x का गुणांक, x में किस अचर संख्या की गुणा है? 9 की। यहाँ गुणांक हमेशा चिन्हों से लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो x का गुणांक हुआ प्लस के 9। उसी तरीके से y का गुणांक, तो y में कौन संख्या गुणा है? 4, माइनस के 4, तो ये हुआ y का गुणांक -4। और अचर पद, चूँकि उसके अंदर कोई चर संख्या नहीं है तो उसको हम कहेंगे अचर पद, प्लस के 16। ऐसी संख्या जिसके अंदर कोई चर संख्या ना हो गुणनखंड के रूप में, उसको हम बोलते हैं अचर पद। तो ये हुए हमारे पद, गुणनखंड और गुणांक। फिर इसके बाद में है एक पदी, द्विपद और बहुपद। एक पदी व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है। जिस व्यंजक में केवल एक पद हो, एक टर्म होगा, एक पदी व्यंजक कहलाता है। मोनोमियल। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो 4x माइनस के 8x, फिर मान लिया और हम उदाहरण दे सकते हैं
3y/7, ये सभी हमारे एक पद वाले व्यंजक हैं। केवल एक एक पद है, इसमें 4x, इसमें -8x, इसमें 3, ये सभी मोनोमियल्स हैं। फिर नेक्स्ट है द्विपद, बाइनोमियल। ऐसे व्यंजक जिनमें केवल 2 पद हों, द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। बाइनोमियल वो कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हम सभी उदाहरण बाइनोमियल ही मोस्टली दिए हैं। जैसे हम लिखना चाहें तो x माइनस वाई, x माइनस 4, p प्लस 8, p प्लस q, ये सभी बाइनोमियल हैं। इसके बाद में त्रिपद, ट्राइनोमियल्स। जिन व्यंजकों में 3 पद होते हैं, त्रिपद कहलाते हैं। जैसे 3r माइनस 5s प्लस 6, 1 2 3, ये 3 पद हो गए। 8x प्लस 9y माइनस 11, ये 3 पद हो गए। तो ये हमारे सभी ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। फिर बहुपद क्या हुआ? ऐसे सभी व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक शून्येतर पद हों। शून्येतर पद मीन्स कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। गुणांक किसी का भी जीरो नहीं होना चाहिए, शून्येतर गुणांक पद है। बहुपद कहलाते हैं। तो जो एक पदी है या द्विपद है या त्रिपद है या चतुष्पद है, सभी बहुपद के ही उदाहरण हैं। तो ये हुए हमारे पदों के व्यंजकों के प्रकार। अब समान या असमान पद। समान पद क्या होगा? जब किन्हीं 2 पदों में एक ही चर समान घात वाले हों, तो वे समान पद होते हैं। अन्यथा सभी असमान पद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि 5x 9x प्लस 9x माइनस के 18x, तो ये यहाँ पर सब क्या हैं? एक ही तरह की चर संख्याएं हैं, x, x और x, सबकी घात भी यहाँ पर एक है। गुणांक कुछ भी हो, गुणांक से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें चर संख्या देखनी है और उस चर संख्या की घात देखनी है, कितनी उसकी घात है। यदि समान चर संख्या है और समान उनकी घात है, तो वो सभी समान पद कहलाते हैं।
अब इसी में अगर मैं कहूँ 5x और 6x², यहाँ पर चर संख्या तो समान है, x है दोनों में, लेकिन 1 की पावर 1 है और 1 की पावर यहाँ पर 2 है, तो ये हो गए हमारे असमान पद। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 6x और 3y, तो ये भी असमान पद है। तो समान और असमान पद से मतलब कि समान चर हो और उनकी पावर भी, उनकी घात भी समान हो, तो वो समान पद है। अगर चर समान हैं, उनकी घात अलग अलग है, या असमान चर है, तब दोनों ही स्थितियों में वो असमान पद है। तो ये हुआ हमारा समान या असमान पद। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 जो इसी से संबंधित एक्सरसाइज है के क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।